हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 38 के बारे में, जो कि हमारे उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो बीपीडीओ सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों और आगामी पटवारी, पुलिस आदि जो भी उत्तराखंड के एग्जाम्स होते हैं जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, जिसमें हम पोस्टमार्टम क्लास के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स आप जरूर कीजिए, मोटिवेट जरूर करिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों आप शेयर जरूर करिएगा वीडियोज़ को। अगर आप वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस बटालियन को कोलकाता के फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त हुआ था? लैंसडाउन छावनी, चक्राता छावनी, गढ़वाल राइफल्स या फिर कुमाऊं रेजिमेंट को? तो किस बटालियन को कोलकाता के फोर्ट विलियम पर ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त हुआ था? ये होता है दोस्तों किसको? गढ़वाल राइफल्स को। ठीक है, अब गढ़वाल राइफल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई थी। तो 5 मई 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा में। याद रखना है दोस्तों कि गढ़वाल राइफल्स या गढ़वाल रेजिमेंट आप मान के चलिएगा कि गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। फिर दोस्तों प्रश्न आता है कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो ये लैंसडाउन पर स्थित है। लैंसडाउन कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। लैंसडाउन में वर्तमान में गढ़वाल रेजिमेंट या गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा से लैंसडाउन कब स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 4 नवंबर 1887 को। देखिए 3-4 पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर करने हैं। सबसे पहला कि किस बटालियन को कोलकाता के फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त हुआ? वो थी गढ़वाल राइफल्स। इसे गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से पहले जाना जाता था। और इस गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 5 मई 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न ये आता है कि इस गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? यह है लैंसडाउन नामक स्थान पे, जो कि पड़ता है कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगला यहाँ से प्रश्न आता है कि गढ़वाल रेजिमेंट के मुख्यालय को अल्मोड़ा से लैंसडाउन कब स्थानांतरित किया गया? तो 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट के मुख्यालय को अल्मोड़ा से लैंसडाउन स्थित काले के डांडे पर स्थानांतरित किया गया। कालो का डांडा किसका प्राचीन नाम था दोस्तों? लैंसडाउन का ही प्राचीन नाम था, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि गढ़वाल रेजिमेंट को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो बलभद्र सिंह नेगी को दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट को स्थापित करने का श्रेय जाता है। गढ़वाल रेजिमेंट को दोस्तों राइफल्स का खिताब कब मिला? तो गढ़वाल रेजिमेंट्स को 1892 में राइफल्स का खिताब मिल गया था। पहले दोस्तों इसका नाम था गढ़वाल रेजिमेंट। जब इसका गठन हुआ था कब? 5 मई 1887 को इसका गठन हुआ अल्मोड़ा में। उसके बाद में इसका मुख्यालय दोस्तों 4 नवंबर 1887 को अल्मोड़ा से लैंसडाउन स्थित कालो का डांडा पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया गया। इस कारण इसी कालो का डांडा का नाम वर्तमान में हम लैंसडाउन नाम से जानते हैं। लैंसडाउन के प्राचीन नाम के रूप में भी कालो का डांडा को जानते हैं। और गढ़वाल रेजिमेंट की का गठन करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है दोस्तों बलभद्र सिंह नेगी जी को। गढ़वाल रेजिमेंट को राइफल्स का खिताब कब दिया गया? ये दिया गया 1892 में। अगला पॉइंट ये आता है कि गढ़वाल राइफल्स को रॉयल का खिताब कब दिया गया? तो 1921 में दोस्तों इसे रॉयल का खिताब दिया गया। इसी कारण दोस्तों वर्तमान में इसे रॉयल गढ़वाल राइफल्स के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि गढ़वाल राइफल्स का युद्ध जय घोष क्या है? तो वो है दोस्तों जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल गढ़वाल राइफल्स का युद्ध जय घोष है। तो गढ़वाल राइफल्स के बारे में आपको इतने पॉइंट दोस्तों याद रखने हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में हुई थी। इसका मुख्यालय 4 नवंबर 1887 को कालो का डांडा स्थित लैंसडाउन स्थित कालो का डांडा पर स्थानांतरित कर दिया गया। तब से इसका मुख्यालय वर्तमान में भी यही स्थित है, कालो का डांडा लैंसडाउन में। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना का श्रेय जाता है बलभद्र सिंह नेगी जी को। गढ़वाल रेजिमेंट्स को राइफल्स का खिताब 1892 में दिया गया था। और गढ़वाल राइफल्स को रॉयल का खिताब कब दिया गया? 1921 में। इसी कारण वर्तमान में इसे रॉयल गढ़वाल राइफल्स के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसका युद्ध जय घोष क्या है? गढ़वाल राइफल्स क्या है? गढ़वाल रेजिमेंट का तो है जय बद्री विशाल। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है दोस्तों दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा, कुंवर सिंह नेगी, भैरवदत्त पांडे या फिर धनानंद पांडे जी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। या तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति
जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया कौन थे? तो वह थे दोस्तों कौन? घनानंद पांडे जी। घनानंद पांडे जी उत्तराखंड के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 1969 में दोस्तों। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पंडित धनानंद पांडे जी को 1969 में उत्तराखंड के सर्वप्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? वह थे घनानंद पांडे जी। इसी के साथ साथ दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, कुंवर सिंह नेगी और भैरवदत्त पांडे जी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? याद रखना है दोस्तों आपको, 2009 में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर सिंह नेगी जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1990 में दोस्तों ब्रेल लिपि तैयार करने के लिए कुंवर सिंह नेगी जी को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार भैरवदत्त पांडे जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ये किया गया था दोस्तों कब? सन 2000 में। क्यों किया गया था? प्रशासनिक कार्य के लिए इन्हें सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां पर दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कारों का हो गया पोस्टमार्टम। पहले उत्तराखंडी कौन थे? वह थे घनानंद पांडे जी। अब यहीं से दोस्तों आपको एक दो पॉइंट और नोट करने हैं कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या? पद्म भूषण। तो पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे कौन थे दोस्तों? कमलेंदुमती शाह, जिन्हें 1958 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? कमलेंदुमती शाह को। यहीं से दोस्तों एक और हमारा प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो थे दोस्तों क्या? सुखदेव पांडे या सुखदेव पांडे। ठीक है। और इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? शिक्षा के क्षेत्र में। और अप्रोक्सीमेटली 1956 के आसपास में दोस्तों, 56-57 के आसपास में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, इन तीनों के प्रथम व्यक्ति आपको याद रखने हैं और इसके जो पुरस्कार है उनके बारे में भी आपको याद रखना है। खासकर दोस्तों आपसे कमेंट्स में है कि इस बार जो 2021 का गणतंत्र दिवस हुआ है इसमें उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं आपको बताना है। पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया या पद्मश्री दिया गया है, इसके बारे में बताना है। किसको किसको दिए गए हैं और किस क्षेत्र में दिया गया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा करेंट अफेयर्स वाली वीडियो जनवरी महीने की, उसमें मैंने आपको सभी चीजें इससे संबंधित बता रखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि घनानंद पांडे जी विज्ञान के क्षेत्र में 1969 में मैंने पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कुंवर सिंह नेगी जी को भी 1990 में ब्रेल लिपि के आविष्कार हेतु पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भैरवदत्त पांडे जी को भी 2000 में प्रशासनिक कार्य हेतु सम्मानित किया गया था। और सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी 2009 में पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। अगला और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हमारा तीसरा, जो कि एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? यानी कि किस रचना में कालिदास ने हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा है? कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या मालविकाग्नि मित्रम। ये सभी रचनाएं किसकी है दोस्तों? सबसे पहले आपको याद रखना है कालिदास जी की रचना है, महाकवि कालिदास जी की। महाकवि कालिदास जी का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित कविल्ठा नामक स्थान पर दोस्तों, कविल्ठा या कविल्ठा नामक स्थान पे हमारा कालिदास जी का जन्म हुआ था। और ये कविल्ठा नामक स्थान कहां पे पड़ता है दोस्तों? काली शिला जो मंदिर है हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में, उसी के पास में पड़ता है हमारा ये कविल्ठा नामक स्थान। और यहीं पर कालिदास जी का जन्म हुआ था। और कालिदास ने अपनी किस रचना में दोस्तों हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा था? ये कहा था कुमार संभव। कुमार संभव रचना में इन्होंने हिमालय को क्या कहा था? औषधि प्रस्थ कहा था। अब कालिदास के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों। कालिदास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने करी थी? कालिदास ने करी थी। कौन सी नदी के तट पर की थी दोस्तों? तो मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम नामक स्थान पर। क्या? कण्वाश्रम नामक स्थान पर उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। तो याद रखना आपको कि कालिदास ने अभिदास शाकुंतलम की रचना या अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में मालिनी नदी के तट पर की थी। इसी के साथ साथ दोस्तों महाकवि कालिदास ने अपनी अभिज्ञान शाकुंतलम रचना में कण्वाश्रम व इसके आसपास के क्षेत्र को किसलय प्रदेश कहा था। क्या? किसलय प्रदेश कहा था। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में दोस्तों बन सकता है कि कालिदास ने अपने किस रचना में कण्वाश्रम या उत्तराखंड या इसके आसपास के एरिया को किसलय प्रदेश कहा था? ये कहा था दोस्तों किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। और यहां से एग्जाम में एक बार प्रश्न यह पूछा गया था कि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस नदी के तट पर की थी? तो माली नदी के तट पर की थी। और
जो हमारा कण्वाश्रम है दोस्तों, यह प्राचीन काल में शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता था और दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी के रूप में भी यही स्थान जाना जाता था। वर्तमान में इसे चौका घाट नाम से जाना जाता है। कण्वाश्रम को कण्व नगरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है और कोटद्वार और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र कण्वाश्रम के नाम से जाना जाता रहा था। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों ये कण्वाश्रम कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है और महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में इसके आसपास के क्षेत्र को किसलई प्रदेश कह के संबोधित किया था। और हिमालय को औषधि प्रदेश किसमें कहा था? ये कहा था कुमार संभव में। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या कहा था? किसलई प्रदेश कहा था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों एक और हमारे यहाँ से प्रश्न बनता है कि कालिदास ने मेघदूतम रचना में फूलों की घाटी को क्या कहा था? ये क्या था? अलका। क्या कहा था? अलका कहा था। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि फूलों की घाटी को कालिदास ने फूलों की घाटी को अलका किस ग्रंथ में कहा है? तो मेघदूतम में कहा है। इतने पॉइंट आपको कालिदास जी से यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया देखिए कि कालिदास का जन्म कविल्ठा ग्राम रुद्रप्रयाग में हुआ था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की कण्वाश्रम में माली नदी के तट पर। ठीक है, कालिदास ने कण्वाश्रम के आसपास के क्षेत्र को किसलई प्रदेश कहा। कालिदास ने ही मेघदूतम में फूलों की घाटी को अलका कहा। और यहाँ पर जो प्रश्न है कि औषधि प्रस्थ किसमें कहा गया है? तो औषधि प्रस्थ कहा गया दोस्तों किसमें? कुमार संभव में। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि गोरखा शासन काल में विचारी तथा आचारी पदों का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो विचारी और आचारी दोस्तों पद क्या होते थे? विचारी पद होता था जज और आचारी होता था क्या? अधिशासक। यानी कि जज और अधिशासकों की पदों का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्या गया था दोस्तों? इसके द्वारा रणजोर सिंह थापा जी के द्वारा गोरखा शासनकाल में विचारी और आचारी यानी कि जज और अधिशासक पदों का सृजन किया गया था। अब थोड़ा सा दोस्तों जान लेते हैं रणजोर सिंह थापा जी के बारे में। यहां से एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण जो बनता है कि रणजोर सिंह थापा जी को दानवीर करने की उपाधि किसने दी थी? तो मौला राम ने दोस्तों, मौला राम ने रणजोर सिंह थापा जी को दानवीर करने की उपाधि दी थी। जरूर आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि गोरखाओं ने कुमाऊं को कब जीता? तो 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं दोस्तों गोरखा और होता है हवलबाग का युद्ध। किसके किसके मध्य में दोस्तों? गोरखाओं के मध्य में और चंदों के मध्य में। और चंद राजवंश के अंतिम राजा कौन? महेंद्र चंद के मध्य में अल्मोड़ा के हवलबाग नामक स्थान पे हवलबाग का युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद और गोरखा जो चंदों की सेना होती है वह हार जाती है और 1790 में जो गोरखा लोग थे वह कुमाऊं को जीत जाते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब हो जाता है? 1790 में। और 1790 से लेकर दोस्तों 1815 तक गोरखा लोग कुमाऊं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे रहते हैं। यानी कि करीबन करीब आप ये मान के चल सकते हैं कि करीबन करीब 25 वर्ष यहाँ पे क्या किया? गोरखाओं ने शासन किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां से एक प्रश्न बनता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? 1790 में। गोरखाओं ने उत्तराखंड पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? 1790 में। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? तो गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था दोस्तों कब? 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और उस टाइम पे संधि होती है किसकी दोस्तों? लंगूरगढ़ की संधि उस टाइम पे हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां से एक और प्रश्न बनता है कि गोरखाओं ने गढ़वाल को सर्वप्रथम कब जीता? तो गढ़वाल को इन्होंने 1804 में जीता था, जब होता है खुड़बुड़ा का युद्ध। 4 मई 1804 ईस्वी को किसके किसके मध्य में होता है खुड़बुड़ा का युद्ध दोस्तों? ये होता है हमारा प्रद्युम्न शाह और गोरखों के मध्य में, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है खुड़बुड़ा नामक स्थान पे, खुड़बुड़ा के युद्ध में। और इसी के बाद यहाँ पे क्या होता है? गढ़वाल में भी गोरखों का आधिपत्य हो जाता है। दोस्तों 4 मई नहीं 14 मई 1804 को हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। इसी युद्ध के बाद में दोस्तों क्या हुआ? गढ़वाल पर भी इन्होंने शासन किया करीबन करीब 10.5 वर्ष। ठीक है, फिर 1815 में क्या होता है? अंग्रेज लोग आते हैं, गोरखों को भगाते हैं, फिर यहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, तो गोरखा शासनकाल में विचारी तथा आचारी पदों का सृजन किसने किया था? रणजोर सिंह थापा जी ने किया था। ये पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन करना है। अब यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में जो पूछा जा चुका है कि कुमाऊं पर शासन कितने वर्ष किया इन्होंने? कुमाऊं पर 25 वर्ष किया, गढ़वाल पर करीबन करीब 10.5 वर्ष या 11 वर्ष इन्होंने शासन किया था। हवलबाग का युद्ध किसके मध्य होता है? गोरखाओं के मध्य और चंदों के मध्य 1790 में, जिसमें गोरखा जीत जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपसे प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि कुमाऊं आक्रमण या उत्तराखंड आक्रमण के समय पे नेपाल का राजा कौन था? तो उस टाइम पे नेपाल का राजा था कौन दोस्तों? रण बहादुर शाह। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसी रण बहादुर शाह को दोस्तों स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहीं से आप ये प्रश्न बनता है कि गढ़वाल आक्रमण के समय पे जब उन्होंने गढ़वाल जीता उस टाइम पे गढ़वाल का राजा कौन था? वो था गीवार्ण युद्ध विक्रम शाह। कौन था दोस्तों? गीवार्ण युद्ध विक्रम शाह था। ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। और सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बाकी आपको इसके बारे में ज्यादा चीजें पढ़नी है तो दोस्तों आप हमारे गोरखा राजवंश वाली वीडियो देख लीजिएगा, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी रणजोर सिंह थापा के बारे में आपको याद रखना है कि इसको मौला राम ने दानवीर करने की उपाधि दी थी और यह प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। इसी कारण दोस्तों मौला राम ने गोरखाओं की बहुत तारीफ की थी या गोरखा लोगों का साथी था, इस कारण मौला राम को फिर सुदर्शन शाह ने अपने दरबारी चित्रकार के रूप में मान्यता भी नहीं दी थी, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है,
और यहीं से अगर आपका प्रश्न बनता है कि कुमाऊं का अंतिम सूबा कौन था, तो कुमाऊं का अंतिम सूबा था कौन दोस्तों? बमशाह चौतरिया। बमशाह चौतरिया कुमाऊं का अंतिम सूबा था, ठीक है। और वहीं आपसे प्रश्न पूछा था कि कुमाऊं का प्रथम सूबा कौन था, तो कुमाऊं का प्रथम सूबा था दोस्तों कौन? जोगामल्ल शाह कुमाऊं का प्रथम सूबा था, जिसके द्वारा कुमाऊं में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त, यानी कि गोरखों के काल में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त 1791 में कराया जाता है, ठीक है। इसी जोगामल्ल शाह के द्वारा दोस्तों जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे उनके बालों पर मुंड कर लगवाया गया था। मुंड कर भी किसने लगाया था? जोगामल्ल शाह के द्वारा ही लगाया गया था। इतने पॉइंट आपको गोरखाओं से याद रखने हैं, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, विचारी और जज और आचार्य क्या होते थे? अधिशासक। रणजोत सिंह थापा ने इनकी नियुक्ति करी थी, ठीक है। इसी के साथ साथ मौलाराम ने रणजोत सिंह थापा जी को क्या कहा था? दानवीर करने की उपाधि दी थी। ये भी पॉइंट आपको जरूर नोट करना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जोगामल्ल शाह कौन थे? कुमाऊं का पहला सूबा था। कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त इसने कराया था और मुंडेगर लगाया था इसने बालों पर, ठीक है। इसी के साथ साथ बमशाह चौतरिया कौन था? यह कुमाऊं का अंतिम सूबा था कौन? बमशाह चौतरिया, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों एक और प्रश्न बनता है यहाँ से कि नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो रण बहादुर शाह ने ही नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, ठीक है। रण बहादुर शाह ने। और कुमाऊं आक्रमण के समय पे भी राजा कौन था? वह भी दोस्तों हमारा कौन था? रण बहादुर शाह ही था। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और भी कई सारे पॉइंट है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गोरखा राजवंश दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं, पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का है? जो कि ऑप्शन दिए गए, उत्तरकाशी 1991 में जो आया था, चमोली 1999 में जो आया था, देहरादून 1937 में जो आया था और धारचूला 1968 में जो आया था। अब दोस्तों ये प्रश्न मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए रखा है ना, क्योंकि आयोग इस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है। कब पूछता है? जब उसे पेपर का लेवल बहुत हार्ड बनाना होता है, तब पूछता है, ठीक है। ये मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपेयर करना पड़ता है 2-3 ऑप्शन को। यहाँ पे आप तुक्के नहीं मार सकते। यहाँ पे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को गलत कर देते हैं, और आयोग चाहता ही है दोस्तों आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, ठीक है। जैसे कि आयोग ने, आपको पता होगा कि हिंदी में उसने एक बार पूछ दिया था कि महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को उनके सनों के हिसाब से क्रम से सजाइए। अब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं कि जो करने बहुत टफ होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न आयोग आपसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था, इसमें से पूछा गया है। तो देहरादून का जो भूकंप है 1937 में जो आया था, यह इन 4 ऑप्शन में से सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप था। कब आया था ये? मतलब कि इसकी तीव्रता क्या थी? 8.0 तीव्रता थी, रिएक्टर स्केल पर इसकी मापी गई थी, ठीक है। बाकी उत्तरकाशी में जो 1991 में भूकंप आया था, इसकी तीव्रता थी 6.6 नापी गई थी। चमोली में जो भूकंप आया था 1999 में, इसकी तीव्रता 6.8 थी। और धारचूला में जो भूकंप आया था 1968 में, उसकी तीव्रता क्या थी? 7.0 थी, ठीक है। तो प्रश्न आपसे अच्छा प्रश्न है कि कौन सा भूकंप इसमें से सर्वाधिक तीव्रता का था, तो देहरादून का भूकंप था, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों आपको एक और पॉइंट नोट करना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, यानी कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, यानी कि सबसे बड़ा भूकंप पूछ रहा हूं, ठीक है। तो आया था कब दोस्तों? 1795 ईस्वी में उत्तराखंड में सबसे खतरनाक या सबसे भयंकर भूकंप आया था। और इसी को दोस्तों इक्यावनी बावनी के नाम से भी जाना जाता है। जो ये भूकंप की घटना थी, या जो गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था भूकंप के कारण, इसी घटना को इक्यावनी बावनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह घटना 1851-52 मतलब जो संवत था 1851-52 संवत के दौरान घटी थी। इसी कारण इस घटना को इक्यावनी बावनी अकाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दौरान सॉरी दोस्तों, इक्यावनी बावनी अकाल तो 1851-52 में, 1795 में इक्यावनी बावनी अकाल आया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, तो भूकंप आया था 1803 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि उत्तराखंड में सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा, तो अकाल पड़ा था 1795 में। राजा कौन था? प्रद्युम्न शाह था। और इस अकाल को इक्यावनी बावनी अकाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है कि इसमें से जैसे देहरादून वाला भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का है, जिसकी तीव्रता थी 8.0, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, तो यह आया था दोस्तों 1803 में सबसे बड़ा भूकंप आया था, ठीक है। जिसकी तीव्रता कितनी थी? 9.0 इसकी तीव्रता थी दोस्तों। और इस भूकंप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस भूकंप में गढ़वाल की लगभग 70% जनसंख्या मारी गई थी। ओनली 20 से 25% जनसंख्या ही सेच बच पाई थी, ठीक है। और उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप भी कहा जाता है इस भूकंप को, जो कि 1803 में आया था। राजा कौन था इस टाइम पे? प्रद्युम्न शाह राजा था। इसी के बाद दोस्तों गोरखाओं ने आक्रमण किया था कहां पे? उत्तराखंड में गढ़वाल वाले एरिया में। गढ़वाल को भी जीता था फिर 1804 में, क्योंकि प्रद्युम्न शाह की सेना यहां पर काफी कमजोर पड़ गई थी। और यह भूकंप कब आया था, अगर आपको डेट पूछनी है, तो 8 सितंबर 1803 को उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता थी 9.0 की दोस्तों। ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना है। और 7 दिन तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 1803 में दोस्तों जो अजयपाल का भवन था वह टूट गया था। एग्जाम में आयोग ने पूछा है दोस्तों ये 1803 के भूकंप के बारे में कि अजयपाल का जो राजभवन था श्रीनगर स्थित कब टूटा? 1803 में टूटा। अगली बार आयोग ने प्रश्न पूछ दिया कि अजयपाल का जो भवन था वह पूर्णतः कब ध्वस्त हुआ, तो 1894 में जो बाढ़ आई उस कारण वो भवन पूरा फिर हमारा ध्वस्त हो गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखने हैं। तो यही है, देहरादून में भूकंप 2 अक्टूबर 1937 को आया।
तीव्रता थी 8.0 की। धारचूला में आया था 28 अगस्त 1968 को 7.0, चमोली में 29 मार्च 1999 को 6.8 और उत्तरकाशी में 20 अक्टूबर 1991 को 6.6। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूकंप या उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप था कौन सा? गणराज्य में प्रद्युम्न शाह के समय पे 8 सितंबर 1803 को जो भूकंप आया था 9.0 का। ठीक है, इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब से की गई थी? ठीक है, तो राज्य में दोस्तों किसान रत्न जो सम्मान है उसकी शुरुआत की गई थी 2010 से। ठीक है, और ये किसान रत्न सम्मान की शुरुआत क्यों की गई थी दोस्तों? तो कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को इसके अंतर्गत सम्मानित किया जाता है, ताकि जो कृषक है, जो कृषि है, उसे बढ़ावा दिया जा सके। तो किसान रत्न सम्मान की शुरुआत 2010 में की गई थी, महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और उत्तराखंड में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होता है पूछा जाएगा दोस्तों? देहरादून में होता है। सर्वाधिक चावल का उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक जो गन्ना होता है, हमारा गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है? ये होता है उधम सिंह नगर जनपद में। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक कागज फैक्ट्रियां कहाँ है दोस्तों? वो भी उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी या एशिया की सबसे बड़ी कागज फैक्ट्री कहाँ है? वो है दोस्तों सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल्स, जो कि कहाँ है? लाल कुआं में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी लाल कुआं में ही स्थित है। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान नैनीताल जनपद के लाल कुआं में है स्थित है। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। देखिए, एक प्रश्न से ही हमने 10 से 12 प्रश्न बन लिए। अगला प्रश्न है हमारा 7वां कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? देखिए दोस्तों, निम्न में से पूछा गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक्स में कि उत्तराखंड में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला या सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? वो है बागेश्वर। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों, बागेश्वर ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? रुद्रप्रयाग जनपद। रुद्रप्रयाग जनपद निम्न में से सबसे कम नगरीकृत वाला जिला है। ठीक है, वैसे दोस्तों सबसे कम नगरीकृत जिला है बागेश्वर, उसके बाद में रुद्रप्रयाग, उसके बाद में उत्तरकाशी, फिर चंपावत। लेकिन देखिए यहाँ पे बागेश्वर ऑप्शन में नहीं है, तो रुद्रप्रयाग आपको सही करना पड़ेगा। अगर आपसे नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकृत वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको वहां पर डायरेक्टली आंसर करना था बागेश्वर। लेकिन यहाँ पे निम्न में से पूछा गया, निम्न में से हो जाएगा क्या? रुद्रप्रयाग। अब यहीं से दोस्तों हमारा प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला है कौन सा? देहरादून। और सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? वो है बागेश्वर। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अब इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला या ग्रामीकरण वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीकरण वाला जिला हो जाएगा कौन सा? बागेश्वर। और सबसे कम ग्रामीकरण वाला जिला पूछा जाएगा तो हो जाएगा देहरादून। जस्ट इसका उल्टा देखिए, नगरीकरण में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून। सबसे कम कौन सा है? बागेश्वर। और नॉर्मली वैसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्रामीकृत जिला कौन सा है, तो वह है बागेश्वर। और सबसे कम ग्रामीकृत जिला कौन सा है? वह है दोस्तों देहरादून। ठीक है, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। बाकी इसमें दोस्तों देखिए, नगरीकरण परसेंटेज के मामले में और ग्रामीण परसेंटेज के मामले में भी इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मली आपको सिंपली याद करना है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है देहरादून, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है बागेश्वर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है बागेश्वर, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है कौन सा? देहरादून। ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। और ऑप्शन के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला हो जाएगा रुद्रप्रयाग, क्योंकि बागेश्वर के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है रुद्रप्रयाग। फिर आता है दोस्तों उत्तरकाशी और फिर अल्मोड़ा। ठीक है, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहीं पे लिखा गया है कि सबसे कम नगरीकृत जिला कौन कौन? सबसे कम नगरीकृत है बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी, फिर चंपावत। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला यह है दोस्तों क्या? चंपावत। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है चंपावत नहीं होगा दोस्तों, ये होगा देहरादून। ठीक है, ये होगा देहरादून। ठीक है, देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उत्तरकाशी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये शायद ये तो आप अभी स्किप कर दीजिए इसमें से, क्योंकि मैं भी इसमें क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, अगर ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम ग्रामीण, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे देहरादून होना चाहिए था। हो सकता है ये दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से हो गया हो, या मैंने इसका डिस्क्रिप्शन गलत लिख दिया हो। फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, टॉपिक को। ठीक है, कि सबसे कम वैसे दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या बात करी जाए तो देहरादून की है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करो, सर्वाधिक कहाँ की है? बागेश्वर की है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, भारत के नौसेना अध्यक्ष रहे एडमिरल देवेंद्र जोशी जी का संबंध किस जनपद से है? ठीक है, तो इनका संबंध है दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से। महत्वपूर्ण है, एडमिरल देवेंद्र जोशी जी जो कि नौसेना अध्यक्ष भी रहे हैं। कब से कब तक दोस्तों? ये 31 अगस्त 2012 से लेकर 26 फरवरी 2014 तक ये भारत के 21वें नौसेना अध्यक्ष रहे थे, जिनका जन्म दोस्तों 4 जुलाई 1954 को अल्मोड़ा में हुआ था। इसी कारण ये काफी इंपोर्टेंट है। क्या? भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल देवेंद्र जोशी जी का संबंध किस जनपद से है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद से का संबंध है। और इनका जन्म हुआ था कब? 4 जुलाई 1954 को अल्मोड़ा जनपद में इनका जन्म हुआ था, जो कि भारत के 21वें नौसेना अध्यक्ष रहे 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2014 के मध्य तक। ये इसका डिटेल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
आगे बात करते हैं, चंद राज्य में नगद लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो चंद राज्य राजवंश में दोस्तों जो नगद कर लिया जाता था इसको कहते थे क्या? सिरती कर नगद लिया जाता था। महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सिरती कर, ठीक है। सिरती क्या था? एक नगद कर था जो कि माल भावर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, ठीक है। और भोटियाओं से सिरती कर वसूला किसने था? सबसे पहले तो बाज बहादुर चंद ने वसूला था, ठीक है। इसी कर को सिरतान के नाम से भी या सिरतान कर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों टोटल चंद्र राजवंश में कितने कर थे? 38 कर थे, सॉरी 68 कर थे, टोटल 68 कर थे चंद्र राजवंश में, ठीक है। कितने कर थे? 68 कर थे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। 36 रकम 32 कलम, 36 रकम 32 कलम कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी कि 36 और 32 कितना होता है? 68 होता है ना। तो 36 रकम 32 कलम जो कर प्रणाली थी वो भी चंदू के ही टाइम पीरियड पे थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे 36 किस्म के राजकर होते थे मेनली, ठीक है। और जो उपज का छठवां भाग होता था उसे गल्ला छहाड़ा कहा जाता है, क्या? गल्ला छहाड़ा, ठीक है। तो ये जो आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं दोस्तों, हमारी जो चंद्र राजवंश वाली प्लेलिस्ट है वहां पर। बाकी कुछ अन्य कर भी दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मिझारी कर, ये क्या होता है दोस्तों? तो कामगारों से लिया जाने वाला कर था मिझारी कर, ठीक है। बैकर क्या था दोस्तों? यह अनाज के रूप में जो कर लिया जाता था उसको बैकर कहते थे, ठीक है। और कटक कर क्या होता था? सेना के लिए जो कर लिया जाता था उसी को ही कटक कर कहते थे। इसके अलावा भी दोस्तों 68 प्रकार के कर थे, मैंने आपको बताई दिए। जैसे कि कौन कौन से? जूलिया कर था, ये नदी पुलों पर जो कर लगता था उसे जूलिया कर या सांगा कर कहते थे। ऐसे राखिया कर था या रक्षिया कर था दोस्तों, जो कि रक्षाबंधन या जनेऊ संस्कार के टाइम पे लगता था। मांगा कर था, युद्ध के समय जो कर मांगा जाता था उसे मांगा कर कहते थे, ठीक है। और रंगतली कर होता था दोस्तों। रंगतली कर क्या होता था? जो भी लेखक होते थे, लेखकों को जो कर दिए होता था वह रंगतली कर होता था, ठीक है। रंतंगली, सॉरी रंतगली, रंतगली कर टैक्स या कर के बारे में हमें मुनाकोट ताम्रपत्र में पता चलता है, ठीक है। ऐसे ही एक कमीनाचारी या सयानचारी कर होता था, यानी कि जो किसानों से लगान वसूल करने वाले सयानों को या कमीनों को जो कर वसूल होता था उसी को ही कमीनचारी या सयानचारी कर भी कहते थे, ठीक है। ऐसे ही मिजारी कर होता था जो कामदारों से लिया जाता था। तान या टांड कर होता था जो कि सूती एवं ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था। घी कर घी बेचने वालों से लिया जाता था। मौ कर मौ या शहद का व्यापार करने वालों से लिया जाता था, या हर परिवार से भी मौका लिया था। भात कर बड़े बड़े उत्सवों में भात की दावत लगाने वालों से कर लिया था। भात कर देखिए कैसे कैसे करते। गाय चराई कर गाय चराने वालों से, भैंस चराई कर भैंस भैंस कटाई वालों से, व्यापार कर जो बुनकर लोग थे उनसे व्यापार कर लिया जाता था, ठीक है। और खानों पर भी कर लगाता था। इसी के साथ ये कुकुरियालो राजा के कुत्तों के लिए भी कर देना होता था। घोड़ियालो राजा के घोड़ों के लिए, बकरियालो राजा के बकरियों के लिए, इस प्रकार के भी कर थे, ठीक है। तो इन करों के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा सिरते कर नगद कर था, बैकर अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था, कटक कर सोने के लिए, और मिजारी कर कामदारों से लिया जाने वाला कर था। और 10वां प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न कि किस जनजाति में विवाह से पूर्व सांग जांगी तथा पिंठा संस्कार संपन्न किए जाता है? तो विवाह से पूर्व सांग जांगी तथा पिंठा संस्कार संपन्न किया जाता है दोस्तों इसमें राजी जनजाति में। उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? राजी जनजाति। इसी जनजाति में दोस्तों विवाह से पूर्व सांग जांगी तथा पिंठा संस्कार संपन्न किए जाते थे, ठीक है। और राजी जनजाति में दोस्तों क्या है? वधु मूल्य का प्रचलन है, वधु मूल्य का प्रचलन है। और दोस्तों मूक व्यापार हेतु कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो मूक व्यापार प्रणाली हेतु भी दोस्तों राजी जनजाति ही जानी जाती है। 1967 में इसे जनजाति का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। मूलतः कहाँ निवास करती है? पिथौरागढ़ में सर्वाधिक निवास करती है राजी जनजाति, ठीक है। और विवाह के बाद पति अपने ससुर के घर जाकर रहने लगता है, इस जनजाति के अंतर्गत ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। और विवाह उच्छेद व पुनर्विवाह के लिए स्त्री तथा पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है किस जनजाति में? राजी जनजाति के अंतर्गत, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए भोटिया जनजाति उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति या सर्वाधिक साक्षर जनजाति मानी जाती है। जौनसारी जनजाति दोस्तों उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मानी जाती है, ठीक है। जौनसारी जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? ये जौनसार बाबर वाले क्षेत्र में, देहरादून में। भोटिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है? पिथौरागढ़ वाले एरिया में, पिथौरागढ़ के साथ चमोली उत्तरकाशी में भी निवास करती है। बोक्सा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है उधमसिंह नगर में। और ये जो बोक्साण वाला क्षेत्र है, चंपावत का, ये बनवसा वाला क्षेत्र, वहां पे भी निवास करते हैं। राजी सर्वाधिक दोस्तों पिथौरागढ़ में ही निवास करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। और आज का दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थापना के क्रम में सही नहीं है? हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क, HARK, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। 1988 में स्थापना हुई थी। बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन फाउंडेशन BATE की स्थापना 2001 में। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847। या सभी सुमेलित है, आपको बताया है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स शुरू होने वाला है। 1 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है जो कि मेनली पटवारी और
उत्तराखंड पुलिस और आबकारी सॉरी और जो ये प्रवर्तन सिपाही की भर्ती आने वाली है दोबारा से, ठीक है, जेल वार्डर वाली जो भर्ती आने वाली है उसके लिए रहने वाला है मेनली। और अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें हमारा उत्तराखंड का और हिंदी का दोस्तों कंप्लीट बैच चलता है। अगर आपको डिटेल्स में सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपने इससे पहले नहीं पढ़े हैं, या आपको अपना उत्तराखंड और हिंदी पर कमांड अच्छी करनी है, तो आप हमारे इस 1 मार्च से शुरू होने वाले बैच से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 7417540616, या फिर कोर्स की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या चैनल में भी दोस्तों आपको इस कोर्स की डिटेल देखने को मिल जाएगी। और यह कोर्स दोस्तों उत्तराखंड पटवारी पुलिस और जो आगामी प्रवर्तन सिपाही की भर्ती आने वाली है, या फिर जो जेल वार्डर की भर्ती आने वाली है, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ साथ जो अभी फॉर्म आए हुए हैं 854 पद, कनिष्ठ सहायक 746 पद, जिसका पेपर मई या जून में होने के चांसेस हैं, उसके लिए भी तब तक भी आपका दोस्तों 60 से 70% कोर्स या सिलेबस दोस्तों इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसके लिए भी इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो दोस्तों जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते तो कोई भी ऐसी जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ों को नोट्स बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्ली पढ़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट्स भी जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में आपको चैनल को शेयर भी जरूर करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।